हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की रिवीजन सीरीज़ यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए। और स्टैटिक सीरीज़ है गाइस, और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया रहेगा। तो इसमें आपको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर्स से गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ही रहेगा। देन स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। सो लामार्क्स थ्योरी। लामार्क्स थ्योरी क्या है? ये कहते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से जो भी है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की वजह से क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है तो वो इनहेरिट करता है, एक से दूसरे में पास ऑन होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पार्ट को यूज़ किया जाता है ज़्यादा तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है, बिगर हो जाता है और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और अगर किसी बॉडी पार्ट को कम यूज़ किया जाता है या नहीं यूज़ किया जाता है तो वीक हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो ये इनका कहना है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं जिराफ का, कि अगर हम देखें तो जिराफ का गर्दन हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा देखने के लिए मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये अपने फूड सोर्स तक पहुंचने के लिए, बड़े बड़े पेड़ों तक, ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए ये अपने गर्दन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, इसी वजह से फिर जिराफ का गर्दन धीरे धीरे क्या हुआ, इवॉल्व होकर जो है लंबा आज जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको डिसअप्रूव किया जाता है और जनरली सबसे ज़्यादा माना जाता है डार्विन्स के नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है, कि ये की मैकेनिज्म है। अब डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वैसे तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं पर फिर भी समझते हैं। तो इनका कोर आइडिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इनके कहने का क्या मतलब है कि नेचर सेलेक्ट्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर एडेप्टेड। तो नेचर वैसे ही ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है जो बेटर जो है एडेप्ट कर सके। ठीक है, जिसके पास बेटर ट्रेट होता है उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करती है, वो सर्वाइव करते हैं। और जिनके पास अच्छा ट्रेट नहीं है, वो एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और फिर जो है उनको देखने नहीं मिलता है। मीन्स क्या है कि वो इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, या तो मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एडेप्ट कर पा रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, देन मॉडर्न अगर सिंथेटिक थ्योरी देखें तो ये कंबाइन करते हैं डार्विन्स आइडिया को जेनेटिक्स के साथ। ठीक है, तो अब अगर हम एवोल्यूशन का एविडेंस देखना चाहें तो फॉसिल से पता चलता है कि हाँ ठीक है, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस हुआ है। ठीक है, देन कंपैरेटिव एनाटॉमी अगर देखें तो होमोलोगस ऑर्गन मतलब कि इनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, ये याद रखना है। होमोलोगस मतलब दिखने में सेम, स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट। ठीक है, देन एनालोगस का मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, देखने में अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, तो अगर सेम स्ट्रक्चर हो तो क्या कहेंगे, होमोलोगस, और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो कहेंगे एनालोगस। तो आपको याद रखना है। देन एम्ब्रायोलॉजी से हमें पता चलता है कि सिमिलर एम्ब्रायो सजेस्ट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। देन मॉलिक्यूलर एविडेंस, सिमिलर डीएनए सीक्वेंस अक्रॉस स्पीसीज देखने के लिए मिलता है, तो इससे भी एविडेंस मिलता है एवोल्यूशन का। अब इंपॉर्टेंस क्या है एवोल्यूशन का? तो एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, और हेल्प्स अंडरस्टैंड एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, कि इससे हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से एडेप्टेशन हुआ है और सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज क्या रही है। देन ये क्रूशियल है मेडिसिन के लिए, जेनेटिक्स के लिए और इन्वायरमेंटल जो है साइंस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन ये जो जिराफ वाला एग्जाम्पल है, तो जैसे अगर हम देखें तो लामार्क की जो थ्योरी है, तो लामार्क क्या कह रहे हैं, यूज़ और डिसयूज़ की वजह से कि जिराफ की गर्दन ऐसा क्यों है, क्योंकि जिराफ कंटिन्यू जो है पेड़ों तक पहुंचते रहे, अटेम्प्ट करते रहे, अपने ऑर्गन का यूज़ करते रहे। और डार्विन का क्या कहना है, उन्होंने जो है कहा कि लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक जिराफ हुआ करते थे। दो तरीके के जिराफ हुआ करते थे, लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक। तो जो लॉन्ग नेक थे वो सर्वाइव इसीलिए कर पाए क्योंकि वो सोर्स फूड तक अपने पहुंच पाए, और जो वो जिराफ जिनकी गर्दन छोटी थी क्योंकि वो अपने सोर्स फूड तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब वो मर गए। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो ये कहा जाता है। तो बेसिकली अब समझते हैं एवोल्यूशन के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एवोल्यूशन क्या है। तो ये ग्रेजुअल चेंज है स्पीसीज में ओवर टाइम। ठीक है, और ये कैसे होता है, वेरिएशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, म्यूटेशन से, रिकॉम्बिनेशन से, और फिर इसीलिए हमें नया स्पीसीज देखने के लिए मिलता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। और मॉडर्न फॉर्म क्या है, न्यू डार्विनिज्म का क्या मतलब है कि डार्विन्स थ्योरी प्लस जेनेटिक्स। अब एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन का मतलब है एंड ऑफ स्पीसीज व्हेन नो मेंबर
आर अलाइव, नो मेंबर्स आर अलाइव। कहने का ये मतलब है कि एक्सटेंशन हम कब कहेंगे, जब एक भी मेंबर उस स्पीसीज का नहीं देखने के लिए मिलेगा तो हम कहेंगे एक्सटेंशन। जैसे डायनासोर, क्या एक भी डायनासोर का स्पीसीज एक भी देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। तो जब एक्सटिंक्ट मतलब कि एक भी अब उस जो है स्पीसीज का मेंबर जिंदा नहीं है, ठीक है। देन कॉज क्या है, आखिर एक्सटेंशन हो क्यों रहा है? तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट शिफ्ट, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। देन बायोलॉजिकल कॉम्पिटिशन, कि उनको जो है compete करना पड़ रहा है जो है अदर स्पीसीज से, तो बायोलॉजिकल कंपटीशन के वजह से भी जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है कि एक्सटिंक्शन हो गया, कि उनका जो फूड था या जो चीज़ें थी तो और भी कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आ गया, और भी कोई स्पीसीज़ है जिसके वजह से उनको नहीं मिल पाया उनका फूड या जो भी चीज़ें हैं, इस वजह से बायोलॉजिकल कंपटीशन की वजह से भी एक्सटिंक्शन हो सकता है। देन फेलियर टू अडेप्ट इवॉल्व विथ चेंजिंग कंडीशन, या तो जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ठीक है, जो भी मौसम बदला, चेंज हुआ, उसके साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंशन होता है। देन समझते हैं करंट सिनेरियो, 6th मास एक्सटेंशन, तो इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन भी कहा जाता है, और मेनली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। जैसे हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर दिया गया तो अब उसका घर ही उजड़ गया, तो वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीसीज़ रहेगा कहाँ? पॉल्यूशन की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हंटिंग या फिशिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब उनकी जो है स्पीसीज़ पूरा सब खत्म ही हो रहा है। देन इन्वेजिव स्पीसीज़ की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, ठीक है। देन अब समझते हैं नोटेबल एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड देयर कॉज ऑफ एक्सटेंशन, कि कुछ स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनके एक्सटेंशन के पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पे हम उसको समझते हैं। तो डोडो एक्सटेंशन ईयर क्या है? 1681। हैबिटाट कहाँ पे था? मॉरिशियस में, फॉरेस्ट में। कॉज क्या है? कि ओवर हंटिंग किया गया ह्यूमन के द्वारा, और प्रिडेशन बाय इंट्रोड्यूस स्पीसीज जैसे रैट्स और पिग्स, ठीक है। देन पैसेंजर पिजन, डोडो, पैसेंजर पिजन। देन पहले एक बार नाम देख लेते हैं, तस्मानियन टाइगर, ठीक है, थाइलेसीन। देन बाइजी या यांगजी रिवर डॉल्फिन, ग्रेट ऑक, ठीक है। देन पायरेनियन आइबेक्स, स्टीलर सी काउ, कैरिबियन मॉन्क सील, गोल्डन टोड, देन पिंटा आइलैंड टॉर्टवाइज। तो ये सारे जो हैं एनिमल्स, सारे स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन पैसेंजर पिजन, तो ईयर वगैरह तो आपको इतना एज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं 1914। तो नॉर्थ अमेरिका में इनका हैबिटाट था फॉरेस्ट में, मास हंटिंग और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से मेनली जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए पैसेंजर पिजन। देन तस्मानियन टाइगर 1936 जो है एक्सटिंक्शन ईयर, और इनका हैबिटाट क्या था? तस्मानिया ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। और एक्सटिंक्शन क्यों हुआ? तो हंटिंग बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के द्वारा किया गया, इनका हैबिटाट लॉस हो गया, या कंपटीशन जो है होने लगा विथ इंट्रोड्यूस स्पीसीज लाइक डॉग्स के साथ। देन बाइजी यांगजी रिवर डॉल्फिन, तो 2006 में ये फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गए। यांगजी रिवर चाइना में जो है इनका हैबिटाट था। देन हैबिटाट डिग्रेडेशन ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन कर दिया गया तो जिसके वजह से हैबिटाट डिग्रेड हो गया, ठीक है। देन पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, तो ये भी एक रीज़न है। देन ग्रेट आर्क, तो 1844 नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये भी ओवर हंटिंग जो है फेदर्स के लिए, मीट के लिए, एग्स के लिए, इसकी वजह से हो गया। देन पायरेनियन आइबेक्स ईयर 2000, तो ये कहाँ पाए जाते थे? पायरेनीज माउंटेन स्पेन में, ठीक है। तो पायरेनियन आइबेक्स कहाँ पाए जाते थे? पायरेनीज माउंटेन स्पेन में। देन ओवर हंटिंग, हैबिटाट लॉस और कंपटीशन के वजह से डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के साथ, तो इस वजह से। देन 1768 में स्टीलर सी काउ, ठीक है, स्टीलर सी काउ, और इनका हैबिटाट कहाँ था? नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल वाटर्स में, या इसमें भी ओवर हंटिंग किया गया मीट के लिए एंड फैट के लिए ह्यूमंस के द्वारा शॉर्टली आफ्टर इट्स डिस्कवरी। तो इसके डिस्कवरी के बाद बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग कर दिया गया स्टीलर सी काउ का, इसलिए जो है क्या हुआ कि एक्सटिंक्ट हो गए। देन कैरिबियन मॉन्क सील 1952 कैरिबियन सी में पाए जाते थे, ओवर हंटिंग और हैबिटाट डिग्रेडेशन की वजह से। 1989 देखें तो आपको हर चीज़ में क्या दिख पा रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि
ओवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रहा है। देन गोल्डन टोड, इनका जो है प्लेस क्या था, कोस्टारिका में ये हैबिटाट था इनका। क्लाउड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, हैबिटाट लॉस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से इनका जो है एक्सटेंशन हो गया। देन पिंटा आइलैंड टॉर्टवाइज 2012 में ये देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा लेटेस्ट हमें 2012 में। तो डेथ ऑफ लोनसम जॉर्ज, ठीक है, और गैलापागोस आइलैंड में ये पाए जाते थे। इनके साथ क्या हुआ कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग और प्रेडेशन किया गया कुछ इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़ के द्वारा, जैसे कि गोट्स और रैट्स के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पिंटा आइलैंड टॉर्टवाइज का, कि यहाँ पे क्या हुआ कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गया और प्रेडेशन किया गया इंट्रोड्यूस स्पीसीज़ के द्वारा, कि जो स्पीसीज़ को वहाँ पे लाया गया बाद में, जैसे कि गोट्स और रैट्स, तो इनके द्वारा प्रेडेशन किया गया पिंटा आइलैंड टॉर्टवाइज को, ठीक है। इसके वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। देन नेक्स्ट समझते हैं हाइबरनेशन के बारे में। हाइबरनेशन का मतलब होता है state of deep rest or inactivity that some animals enter during winter to conserve energy when food sources is scarce। तो होता क्या है, हाइबरनेशन जो है ऐसा स्टेट है जहाँ पे डीप रेस्ट और इनएक्टिविटी होता है कुछ एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, स्पेशली विंटर के टाइम पे, ताकि वो एनर्जी को कंजर्व कर सके जब फूड स्कार्स है, ठीक है, कि फूड अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, एनर्जी को कंजर्व करते हैं ताकि जो है वो सर्वाइव कर सके। तो इस टाइम पे होता क्या है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, हार्ट रेट एंड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, एनिमल अपीयर्स टू बी स्लीपिंग फॉर वीक्स और मंथ। तो करते क्या है कि बॉडी टेम्परेचर इस टाइम पे ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और एनिमल जो है हफ्तों तक, महीनों तक क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं, जैसे बियर्स, बैट्स, हेज हॉग्स, ठीक है, एंड ग्राउंड स्क्वायरल्स हाइबरनेट करते हैं। देन अब देखते हैं कि कौन से स्पीसीज़ हैं जो हाइबरनेशन शो करते हैं। तो मैमल्स में देखें तो बियर्स, जैसे कि ब्लैक बियर या ग्रिजली बियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट जो है सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि स्लाइट डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में भी डिक्रीज हो जाता है, तो मैमल्स में देखने के लिए मिलता है, बियर्स में, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं ताकि एनर्जी को कंजर्व कर सके। देन बैट्स, ठीक है, बैट्स में लिटिल ब्राउन बैट या बिग ब्राउन बैट, तो याद रखना है आपको कि बैट भी क्या है, मैमल है। तो ये क्या करते हैं, एंटर टॉरपोर टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए टॉरपोर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और ये एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग वार्म पीरियड इन विंटर, तो विंटर के वार्म पीरियड में ये एक्टिव रहते हैं। देन जो ग्राउंड स्क्वायरल्स हैं, ठीक है, आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल एग्जाम्पल है इसका, तो इनका ये भी क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप कर लेते हैं टू नियर फ्रीजिंग लेवल्स तक, ठीक है। ट्रू हाइबरनेटर्स विथ डीप डॉर्मेंसी, बहुत ज़्यादा डीप डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, ट्रू हाइबरनेटर्स हैं। देन हेज हॉग्स, ठीक है, यूरोपियन हेज हॉग, तो यहाँ पे हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इनका ड्रॉप हो जाता है और ये हाइबरनेट करते हैं कोल्ड रीजन में ताकि ये सर्वाइव कर सके फूड स्कैरसिटी के टाइम पे। देन मार्सोपियल्स, ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो माउंटेन पिग्मी पोसम, तो ये हाइबरनेट करते हैं महीनों तक अल्पाइन रीजन में और यूनिक अमंग मार्सोपियल्स फॉर लॉन्ग हाइबरनेशन, ठीक है। तो ये मार्सोपियल्स में माउंटेन पिग्मी पोसम जो है यूनिक है क्योंकि ये लॉन्ग हाइबरनेट करते हैं। देन रेप्टाइल्स में अगर देखें तो टर्टल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, तो टर्टल में एग्जाम्पल क्या है, पेंटेड टर्टल, तो ये हाइबरनेट करते हैं अंडर वाटर यूजिंग एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का यूज़ करते हैं, अंडर वाटर जाकर ये टर्टल जो है हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। देन स्नेक्स, ठीक है, गार्टर स्नेक्स, तो ये हाइबरनेट करते हैं कम्युनल डेंस में विंटर के टाइम पे। देन लिजर्ड, ग्रीन लगूना, ठीक है, तो ये हाइबरनेट करते हैं बरोज में कोल्ड कंडीशन में। देन एम्फीबियंस में फ्रॉग, सालमेंडर्स, ठीक है, तो फ्रॉग जो है एग्जाम्पल क्या है, वुड फ्रॉग या बुल फ्रॉग, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटी फ्रीज लाइक सब्सटेंस टू सर्वाइव फ्रीजिंग और ये हाइबरनेट करते हैं अंडरग्राउंड और इन वाटर। देन सालमेंडर्स एग्जाम्पल है स्पॉटेड सालमेंडर्स, ये हाइबरनेट करते हैं मॉइस्ट और शेल्टर्ड एरिया में टू अवॉइड फ्रीजिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं फिश के बारे में, ठीक है। फिश में कार्प, कॉमन कार्प जो है क्या करते हैं, हाइबरनेट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज विथ स्लोड एक्टिविटी, ठीक है। देन कैट फिश, ठीक है, कैट फिश में एग्जाम्पल अगर देखें चैनल कैट फिश, तो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं ड्यूरिंग कोल्डर मंथ, ठीक है। देन प्लैको, सकर माउथ कैट फिश, तो
तो ये क्या करते हैं, सर्वाइव मंथ्स इन ड्राइड मड, ठीक है, तो महीनों तक ड्राइड मड में सर्वाइव करते हैं और यूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग ऑर्गन डॉर्मेंसी के लिए। देन रिवाइव्स व्हेन रेन रिटर्न्स, ठीक है, जब रेन वापस आता है तब रिवाइव करते हैं। देन इंसेक्ट्स में भी देखने के लिए मिलता है हाइबरनेशन, लेडी बग्स, बीज और बटरफ्लाई में, ठीक है। तो लेडी बग्स जो है क्या करते हैं, क्लस्टर्स इन वार्म शेल्टर्स ड्यूरिंग विंटर, तो विंटर के टाइम पे वार्म शेल्टर में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। देन बी, इसमें से स्पेशली बम्बल बी, क्वीन बीज हाइबरनेट इन सॉइल और लीफ लिटर, तो क्वीन बीज जो है हाइबरनेट कहाँ करती है, सॉइल में और लीफ लिटर में। देन बटरफ्लाइज एग्जाम्पल क्या है, मॉर्निंग क्लॉक, तो ये हाइबरनेट करते हैं इन ट्रीज, हॉलो और वॉल क्रैक्स। देन बर्ड्स, ठीक है, तो कॉमन पुअर विल, ये ओनली बर्ड नोन टू हाइबरनेट, तो बर्ड भी हाइबरनेट करते हैं, इसमें एक हमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, ओनली बर्ड नोन टू हाइबरनेट एंटर्स अ टॉरपोर लाइक स्टेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, तो लंबे टाइम के लिए जो है टॉरपोर लाइक स्टेट में चले जाते हैं। तो कॉमन पुअर विल, ओनली बर्ड नोन टू हाइबरनेट। देन marsupials are a group of mammals known for carrying and nursing their young in pouch, तो marsupials पे क्वेश्चन आ चुका है 2023 में। तो मार्सुपिल्स क्या है, ग्रुप ऑफ मैमल्स है और इनको जाना जाता है, ये कैरी करते हैं अपने बच्चे को, ठीक है, पाउच में, यंग वंस को पाउच में। की फीचर क्या है कि गिव बर्थ टू अंडर डेवलप्ड यंग, तो ये जो है जन्म देते हैं अंडर डेवलप्ड छोटे बच्चे को, ठीक है, जो कि अच्छे से डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप्ड होता है। देन यंग वंस कंटिन्यूज टू डेवलप इन द मदर पाउच, तो फिर वो मदर के पाउच में ही रहते हैं। अगर जो है कंगारू का देखा होगा कि उनके पाउच में बेबी रहते हैं, तो यंग वन फिर कंटिन्यू जो है वहाँ डेवलप करते हैं मदर के पाउच में। फाउंड मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया, और इस तरीके से आपको जो है मार्सुपिल्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया में और नियर बाय आइलैंड में देखने के लिए मिलता है, कुछ अमेरिकाज में भी है। एग्जाम्पल जो है कंगारू, कोआला, माउंटेन पिग्मी पोसम, ठीक है, जिसमें के बारे में भी हमने पढ़ा कि माउंटेन पिग्मी पोसम हाइबरनेट करते हैं। देन ओपोसम, ये ओनली मार्सुपिल्स है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो मार्सुपिल्स क्या है, ग्रुप ऑफ मैमल्स है और इनको जाना जाता है कि ये जो है अपने छोटे बच्चे को, यंग वन को पाउच में कैरी करते हैं, नर्स करते हैं वहीं पे, ठीक है। ये जन्म देते हैं अंडर डेवलप्ड जो है छोटे बच्चे को, फिर वो जो बच्चे हैं ना धीरे धीरे मदर के पाउच में ही डेवलप होते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉड होता है। ये जो अभी हमने देखा कि जो है इतने सारे एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन चुका है कि कौन कौन से एनिमल हाइबरनेट करते हैं। तो आपको अगर 3 इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाता है तो किसी को भी छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, तो आपको क्या पता कि उसमें से ये हाइबरनेट करता है नहीं करता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का जो है ब्रॉड आंसर होता है, आप ये माइंड में रख सकते हैं। सो अब नेक्स्ट समझते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन होम्योस्टेसिस मतलब सेल्फ रेगुलेशन टू मेंटेन बैलेंस, देन साइबरनेटिक और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म मींस पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप्स, देन एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन और फूड वेब, ठीक है, फूड वेब। देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की मूवमेंट होता है यहाँ न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल, या ये नेचुरल पाथवेज है जिसके द्वारा कि एसेंशियल एलिमेंट्स सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में देखेंगे ये सारे फंक्शंस को इकोसिस्टम के। सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे कि प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज ग्रेजुअली रिप्लेस और ट्रांसफॉर्म होते हैं ओवर टाइम, तो हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और रिप्लेस हो रहे हैं। और ये ट्रिगर कैसे हो सकता है, नेचुरल कारण भी हो सकता है, मैन मेड डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल कारण में अगर देखें तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, या मैन मेड डिस्टर्बेंस में डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है। देन फिर बाद में क्या होता है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ देखने के लिए मिलता है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, स्टेबल और मैच्योर इकोसिस्टम। देन प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, 2 तरीके का सक्सेशन होता है इसमें। एक है प्राइमरी सक्सेशन जो कि बैरन लैंड पे स्टार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल खाली बैरन लैंड के ऊपर स्टार्ट होगा।
जैसे कि लावा, ग्लेशियर रिट्रीट। देन सेकेंडरी सक्सेशन, ये ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे लाइफ पहले से ही था लेकिन डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि फॉरेस्ट फायर की वजह से अब ये जगह पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो ये दोबारा से फिर से जो है किस तरीके से ग्रो होगा, तो ये क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो अब डिटेल में समझते हैं स्टेजेस क्या क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सक्सेशन का मतलब है डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ओवर इकोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये जो डायरेक्शनल चेंज देखने के लिए मिलेगा वेजिटेशन में इकोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो इसी को कहेंगे सक्सेशन। मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी जो है रिप्लेस करेगा दूसरी कम्युनिटी को, और फिर बाद में स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने के लिए मिलेगा। तो अब कुछ की टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। पायोनियर कम्युनिटी, इसका मतलब है फर्स्ट प्लांट या ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बैरन एरिया। ठीक है, पायोनियर कम्युनिटी का क्या मतलब है कि ये पहले प्लांट या ऑर्गेनिज्म है जो इस बैरन, इस खाली, सपोज ये एरिया है, ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी फर्स्ट प्लांट या एनिमल इस जगह पे जो भी आएगा या पहले इस जगह पे रहेगा, ग्रो होगा, तो इसको हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम किसको कहेंगे कि जब फाइनल मैच्योर और स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी आ जाएगा तो हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देन सक्सेशनल स्टेजेस या सीरस, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज जो आएगा इस प्रोसेस के बीच में, तो इसको हम लोग सक्सेशनल स्टेज या सीरस कहेंगे। देन सीरल कम्युनिटी क्या है, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग सक्सेशन, कि ये जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज है ये बनेगा और रिप्लेस होगा सक्सेशन के टाइम पे, तो इसको सीरल कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, देन अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सक्सेशन का। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया। पायोनियर क्या है कि पहले जो उस बैरन रॉक, बैरन एरिया में सबसे पहले जो एनिमल या जो प्लांट आएगा तो हम कहेंगे पायोनियर। देन क्लाइमेक्स की इसी जगह में अब सपोज जो पहले आया था फिर ये धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, और स्टेबल और मैच्योर लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी यहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। और सक्सेशनल या सीरस किसको कहेंगे, जो भी इंटरमीडिएट स्टेजेस आएगा इस प्रोसेस में। देन सीरल कम्युनिटी मतलब जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज बनेगा और रिप्लेस होगा सक्सेशन के टाइम पे। ठीक है, अब सक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा प्रोडक्टिविटी में, जब स्टार्ट होगा और धीरे धीरे फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल वाटर रिजर्वायर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट सॉइल और वाटर रिजर्वायर से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा और स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, फूड वेब्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम, तो जैसे जब शुरुआत हुआ तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है और धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा हो जाएगा। फूड वेब जो है धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ आके रहने लगेंगे। देन देखते हैं स्पीड ऑफ सक्सेशन। तो फास्टर इन सेंट्रल कॉन्टिनेंटल रीजन, तो सेंट्रल या कॉन्टिनेंटल रीजन में अंदर की तरफ जल्दी होगा ड्यू टू इजी सीड डिस्पर्सल फ्रॉम नियर बाय सीरस। तो जैसे अगर कोई कॉन्टिनेंट है अंदर की तरफ, यहाँ जल्दी क्यों हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आसपास का जो कम्युनिटी है, सीरल कम्युनिटी है, वहाँ से सीड डिस्पर्सल इजीली हो पाएगा। सपोज अगर यहीं पास में कोई कम्युनिटी है तो यहाँ पे तो सीड डिस्पर्सल आसानी से यहाँ हो जाएगा, तो ये होता है। अब समझते हैं प्राइमरी सक्सेशन को कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है। ठीक है, इसको हम इस जो है फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये बेयर रॉक है, बिल्कुल खाली रॉक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर बहुत सारा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, टाइम में हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग गया यहाँ लाइकेंसी आने में। तो सबसे पहले इस बैरन रॉक पे क्या होता है, लाइकेंस होता है। लाइकेंस पे बार बार सवाल पूछा जाता है तो आपको लाइकेंस पता होना चाहिए। देन धीरे धीरे फिर क्या होता है, पहले लाइकेंस आया, देन यहाँ पे स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकेंस देखने के लिए मिला। तो ये सब जो है ना, ये फिर पायोनियर स्पीसीज हो गया कि पहले तो यही देखने के लिए मिला ना, स्मॉल प्लांट्स और लाइकेंस वगैरह। ठीक है, देन फिर ग्रासेस और पेरिनियल्स धीरे धीरे डेवलप होगा। अब लाइकेंस से सीधा ट्री तो नहीं बन जाएगा ना, पहले फिर ग्रास और पेरिनियल्स आया। ठीक है, देन ये इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है, जो सीरल कम्युनिटी हमने कहा या सीरस स्टेज कहा, तो यहाँ पे शेड टॉलरेंट ट्रीज आया, जैसे पाइन्स, ग्रासेस और श्रब्स आया। उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, जो मोर डेवलप्ड कम्युनिटीज देखने के लिए मिलता है इस टाइम में, शेड इनटॉलरेंट ट्रीज, ओक और हिकोरी। ठीक है, तो पहले क्या आया, बेयर रॉक में लाइकेंस, देन ये हो गया पायोनियर स्पीसीज, देन ये क्लाइमेक्स और ये इंटरमीडिएट बीच वाला। ठीक है, तो ये अकर होगा प्राइमरी किसके ऊपर, बेयर के ऊपर, लाइफलेस सरफेस जिसके ऊपर कोई लाइफ ही नहीं था, जैसे कि रॉक आउट क्रॉप्स।
ठीक है, लावा फ्लोज या सैंड ड्यून्स में जो बिल्कुल खाली है, जहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, नो प्रीवियस कम्युनिटी और सॉइल प्रेजेंट, ना तो अच्छे से सॉइल है ना कोई प्रीवियस कम्युनिटी है। देन पायोनियर स्पीसीज मोस्टली जो है हार्डी स्पीसीज जैसे कि लाइकेंस, मॉसेस और माइक्रोब्स होते हैं। लाइकेंस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है फंगी और एल्गी के साथ। तो फंगी और एल्गी इन दोनों को नहीं भूलना है, इसमें PYQ भी इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो फंगी है ना, फंगी, एल्गी और फंगी, इन दोनों का जो है ये आपको याद रखना है, एल्गी एंड फंगी, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेंस के साथ, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो कुछ स्पीसीज है जैसे निडेरियंस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सिम्बायोसिस बनाते हैं, ठीक है, निडेरियंस, प्रोटोजोआ और फंगी ये सिम्बायोसिस बनाते हैं। और पायोनियर्स फिर मॉडिफाई करते हैं हैबिटाट को, जिससे फिर सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, क्योंकि स्क्रैच से जब कोई चीज़ कोई स्टार्ट करता है ना, जैसे घर का अगर नींव ही बनता है तो इसमें कितना टाइम लग जाता है, फिर धीरे धीरे और चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन जो या आप अपना बेस बना रहे हो पढ़ने में, तो इनिशियली आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आपका बेस बन रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। तो ये आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आपको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, लेकिन हो रहा होता है, जो कि हमें लगता है कि शायद ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, आपका नींव बन रहा है। तो इनिशियली ये स्लो प्रोसेस होता है, फिर धीरे धीरे एक बार जैसे आप चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी सब कुछ कवर कर पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरी बार जब आप रिवाइज करते हैं आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पता होता है। तो सेम यही है, ठीक है। देन सेकेंडरी सक्सेशन तो अकर्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। अब सेकेंडरी सक्सेशन कब होगा? सपोज यहाँ पे एक कम्युनिटी है और यहाँ पे पेड़ पौधा सब कुछ है और ये काफ़ी जो है डेवलप है, पूरा अच्छे तरीके से जो है डेवलप है, ठीक है। जस्ट ये बेकार सी ड्राइंग समझाने के लिए है और कुछ नहीं। तो ये पूरा डेवलप है और यहाँ पे जैसे कि कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे फायर, फ्लड, एग्रीकल्चर या डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, तो इसकी वजह से ये जो है पूरा अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो भी गया तो क्या यहाँ सॉइल नहीं है? सॉइल यहाँ पे है, ठीक है। समटाइम जो है कुछ रेमिनेंट्स भी बच जाएगा प्रीवियस बायोटा का, कि इसी का कुछ चीज़ यहाँ बच जाएगा। तो बिगिन्स विथ हार्डी ग्रासेस, तो फिर हार्डी ग्रासेस, देन हर्ब्स, देन सर्ब्स, देन ट्रीज धीरे धीरे आएगा और ये जो प्राइमरी सक्सेशन से काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा और यहाँ दोबारा ग्रो होना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यही है सेकेंडरी सक्सेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन कॉज। कॉज के आधार पे कितने तरीके का सक्सेशन हो सकता है। तो एक है ऑटोजेनिक सक्सेशन, दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है? कॉज्ड बाय बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ऑटोजेनिक ऑटोमेटिक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑटोजेनिक मतलब बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट के द्वारा होता है और ऑर्गेनिज्म खुद ही ऑटोमेटिक मतलब देमसेल्व्स मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स देमसेल्फ मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल प्लांट्स चेंजिंग सॉइल प्रॉपर्टीज, कि प्लांट की वजह से जो सॉइल का प्रॉपर्टीज है वो बदल रहा है, तो ये हो गया ऑटोजेनिक, ठीक है। सिंपली याद रखने के लिए कि हाँ ये ऑटोमेटिक ही होता है, ये बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स जो है कम्युनिटी का उसके वजह से होता है और ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ ही मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को और प्लांट जो है चेंज करते हैं, प्लांट चेंजिंग सॉइल प्रॉपर्टीज। देन एलोजेनिक जो है ये ए बायोटिक और नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से होता है। तो ऑटो में बायोटिक, एलो में अबायोटिक या नॉन लिविंग, तो ए बायोटिक की वजह से होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि फायर, फ्लड, विंड की वजह से बदलाव होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्लड डिपॉजिट्स न्यू सॉइल, की फ्लड की वजह से यहाँ फ्लड आ गया और यहाँ पे नया सॉइल जो है फिर से डिपॉजिट हो गया, ठीक है। या हैबिटाट जो है चेंजिंग हैबिटाट, तो ये हुआ एलोजेनिक। तो ये ए बायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से होगा और ऑटोजेनिक जो है बायोटिक फैक्टर की वजह से होगा कि ऑर्गेनिज्म खुद ही जो है मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो नेक्स्ट देखिए, जो जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाइटोप्लैंक्टन है, देन सबमर्ज प्लांट स्टेज आएगा, देन सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, देन रीड स्वयं स्टेज, देन मार्श मीडो स्टेज, ठीक है, देन स्क्रब स्टेज। तो इस तरीके से जो है सक्सेशन वगैरह देखने के लिए हमें मिलता है। देन अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट, के हैबिटाट के बेस पे किस तरीके से सक्सेशन हो सकता है। तो जिराक सक्सेशन ये ड्राई कंडीशन में होगा, ठीक है, ड्राई लैंड पे ये होगा, बेयर रॉक्स में। तो इसमें पायोनियर कौन होगा? जीरोफाइट्स। तो कोई भी जो है पायोनियर वहाँ पे कौन होगा? जो वहाँ सर्वाइव कर पा रहा है पहले,
सबसे पहले तो वही पायोनियर होगा ना। तो जहाँ ड्राई कंडीशन है तो ज़ीरो फाइट्स होंगे, मतलब जो ड्राई कंडीशन में अडेप्ट कर सकते हैं वैसे प्लांट होंगे। तो सक्सेशन कैसे होगा, पहले लाइकेंस ही सबसे पहला है हर चीज़ में आने वाला, देन मोसेस, देन ग्रासेस, देन श्रब्स, देन ट्रीज। तो आप जहाँ भी ट्री देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले यहाँ पे ट्री ही उग गया, ठीक है। इसी तरीके से होता है कि पहले लाइकेंस, देन मोसेस, देन ग्रासेस, देन श्रब्स, देन ट्रीज। तो ज़िराक मतलब जो ड्राई कंडीशन है वहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद लीड्स टू मेजिक मीन्स मॉडरेट मॉइस्चर इन्वायरमेंट फिर होता है बाद में। देन हाइड्राक सक्सेशन, ठीक है। वाटर बॉडीज में कैसे होगा समझते हैं। हैपेंस इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, पॉन्ड्स और लेक्स में होगा। और पायोनियर्स कौन होगा, हाइड्राक सक्सेशन में, जैसे ये हमने देखा था एग्जाम्पल। ओके, ये थोड़ा सा कवर हो गया है, इट्स ओके। तो जो वाटर में सबसे पहले कौन होगा, तो फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो सक्सेशन कैसे होगा वाटर में, फाइटोप्लैंक्टन, देन फ्लोटिंग प्लांट्स, देन रूटेड हाइड्रोफाइट्स, देन जो है सेजेस, ग्रासेस, देन ट्रीज। धीरे धीरे इस तरीके से होगा, ठीक है। और फिर एंड किसके साथ होगा, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के साथ एंड होगा। धीरे 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 वो जगह पूरा भर के टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमने अब एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। तो हाइड्राक सक्सेशन इस तरीके से होगा। और ज़िराक में हम क्या देख रहे हैं कि लाइकेन, देन मॉसेस, देन ग्रासेस, देन श्रब्स, देन ट्रीज, और धीरे धीरे बाद में ये मेजिक मतलब मॉडरेट मॉइस्चर इन्वायरमेंट बन जाते हैं। देन स्पेशल टाइप ऑफ सक्सेशन देखते हैं, लिथोसियर मतलब रॉक बेस्ड सक्सेशन। ये बिगिन होता है बेयर रॉक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइकेंस, देन मोसेस, देन ग्रासेस, देन स्ट्रब्स, देन ट्रीज, बेयर रॉक पे इसी तरीके से होगा। देन सैमोसियर, ठीक है। सैमोसियर मतलब सैंड बेस्ड सक्सेशन, तो ये सैंड ड्यून्स में होगा। पायोनियर यहाँ पे कौन रहेगा, मैरम ग्रास, ठीक है। मैरम ग्रास बाइंड एंड स्टेबलाइज करेंगे सैंड को। प्रोग्रेशन कैसे होगा, फिर ग्रास, फिर श्रब्स, फिर वुडलैंड बनेगा बाद में। देन हेलोसियर, ठीक है। हेलो मतलब सॉल्ट वाटर बेस्ड सक्सेशन, ठीक है। हेलो मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट वाटर बेस्ड सक्सेशन होगा यहाँ। सेलाइन एरियाज में होगा, जैसे सॉल्ट मार्शेस और मैंग्रोव्स में। तो यहाँ पे पायोनियर कौन होगा, हेलोफाइट होगा ना। ऐसे प्लांट ही, फाइट मीन्स प्लांट, तो ऐसे, और हेलो मतलब कि सॉल्ट टॉलरेंट, तो ऐसे प्लांट ही आ पाएंगे जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सके, ठीक है। तब वहाँ पे सक्सेशन कैसे होगा, पहले हेलोफाइट्स, फिर लेस सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज, देन डेंस वेजिटेशन, ठीक है। तो ये होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम, जो हमने सेकंड फंक्शन देखा था। तो इन इकोलॉजी होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेसिस्ट चेंजेस एंड मेंटेन इंटरनल इक्विलिब्रियम। तो होम्योस्टेसिस जो है इकोलॉजी में क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम का टेंडेंसी है कि जो बदलाव आ रहा है ना, चेंजेस आ रहा है, उसको रेसिस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो इकोसिस्टम इसमें सेल्फ रेगुलेट करते हैं देयर स्ट्रक्चर फंक्शनल प्रोसेस टू स्टे बैलेंस। तो सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे तो बैलेंस कैसे रह पाएंगे। तो दिस सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस। मतलब होम्योस्टेसिस क्या है, ये एक ऐसा टेंडेंसी है बायोलॉजिकल सिस्टम का कि जो भी अगर सपोज रेसिस्ट चेंज मतलब कुछ ज़्यादा ही अगर बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को रोकेंगे और मेंटेन करेंगे इंटरनल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो मेन फीचर क्या है, मेंटेन्स स्पीसीज बैलेंस एंड एनर्जी फ्लो। तो इससे एनर्जी फ्लो और स्पीसीज बैलेंस बना रहता है। एडजस्ट पॉपुलेशन एंड रिसोर्स ऑटोमेटिकली, और वर्क्स अक्रॉस ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। तो वर्क कैसे करेंगे, हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेसिस्ट चेंज एंड मेंटेन इंटरनल इक्विलिब्रियम। तो इकोसिस्टम जो है सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने स्ट्रक्चर को एंड फंक्शनल प्रोसेसेस को, ताकि बैलेंस्ड रह सके, और इसको कहा जाता है सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। और इसी सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी को कहा जाता है इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर एग्जाम्पल ले समझते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बैलेंस मैकेनिज्म कैसे होता है कि अगर जू प्लैंकटन का पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बदलाव नहीं, यस, लेकिन अगर कुछ ऐसा ज़्यादा बदलाव हो रहा है तो उस चेंज को रेसिस्ट करेंगे। तो यहाँ समझते हैं इसको एग्जाम्पल से कि जू प्लैंकटन का पॉपुलेशन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर जू प्लैंकटन, तो ये आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, और फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंकटन कंज्यूम करते हैं, जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है। तो अगर जू प्लैंकटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करेंगे,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फूड का स्कैरसिटी बढ़ जाएगा, फूड कम पड़ जाएगा, ठीक है। जू प्लैंकटन के लिए फूड कम पड़ जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि अब जू प्लैंकटन ने सारा फाइटोप्लैंक्टन खा लिया और खुद ही अब उनके लिए कुछ बचा नहीं खाने के लिए, तो जू प्लैंक्टन का पॉपुलेशन अब खुद घटने लगेगा स्टारवेशन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? स्टारवेशन की वजह से, कि अब उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। तो इससे फिर क्या होगा कि दोबारा फाइटोप्लैंक्टन फिर से रिकवर कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हुआ क्या, सबसे पहले कि जू प्लैंक्टन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जू प्लैंक्टन बढ़ गया तो इन्होंने क्या किया, जो फाइटोप्लैंक्टन थे वहाँ पे सब फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया, अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अब इनकी पॉपुलेशन खुद ही लिमिट हो गई, ठीक है, खुद कम हो गया, ये लोग मरने लगे, किस लिए? स्टारवेशन की वजह से। और फिर फाइटोप्लैंक्टन दोबारा रिकवर कर गया और ग्रो कर गया, ठीक है। विद मोर फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन पॉपुलेशन इंक्रीजेज अगेन, और जैसे फाइटोप्लैंक्टन बढ़ा फिर जू प्लैंक्टन दोबारा आ गया, और ये साइकिल कंटिन्यू करता है और इसी तरीके से डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इकोसिस्टम में मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, कि एक्सटर्नल बदलाव तो यहाँ हुआ ना, हमने देखा जू प्लैंक्टन बढ़ा घटा ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ये मेंटेन कर रहे हैं स्टेबल इंटरनल कंडीशन को, ठीक है। इन इकोसिस्टम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन बैलेंस, तो इकोसिस्टम में ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है, ये मेंटेन करता है बैलेंस को। जैसे स्कार्सिटी ऑफ फूड लिमिट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अब अगर यहाँ फूड की कमी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो फिर से रीस्टोर करता है बैलेंस, तो बैलेंस फिर से दोबारा से आ जाएगा। तो जो ये होम्योस्टैटिक है कैपेसिटी है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। नॉट ऑल कंपोनेंट्स आर परफेक्टली रेगुलेटेड एट ऑल टाइम्स, तो ये कोई अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है और हर कंपोनेंट जो है परफेक्टली हर टाइम रेगुलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस हमने इकोसिस्टम में देखा कि किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब समझते हैं होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस इन फिजियोलॉजी, तो ऑर्गेनिज्म जो है मेंटेन करते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम को, कैसे? स्वेटिंग टू कूल डाउन। अब बहुत गर्मी है तो स्वेटिंग होता है, गर्मी में स्वेटिंग क्यों होता है और ठंड में क्यों नहीं? क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर स्वेटिंग नहीं होगा तो बॉडी का हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बॉडी के हीट को कम करने के लिए स्वेटिंग एक मैकेनिज्म है, और इसका एम क्या है? टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके,